दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 22 सितंबर 2020। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए दोस्तों फिर स्टार्ट करते हैं आज का न्यूज। आखिरकार 6 माह के लंबे इंतजार के बाद कल से स्कूल के गेट छात्रों के लिए खोले गए। हालांकि कल छात्रों की उपस्थिति नहीं के बराबर रही। एक दो बच्चे ही स्कूल पहुंचे। वैसे इसको डाउट क्लास का रूप दिया गया है। जी हां, जिसमें बच्चे अभिभावक की अनुमति से ही इसमें शामिल हो सकते हैं। स्कूल टीचर के अनुसार डाउट क्लास आरंभ किए गए हैं। इसमें शिक्षक और छात्र मास्क पहन रहे हैं, पर्याप्त दूरी रखी जा रही है, इससे पहले सैनिटाइज किया जा रहा है। बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल एक बार फिर से राज्य को बड़ी सौगात दी है। जी हां, पीएम मोदी कल 14,258 करोड़ रुपए की 9 राजमार्ग परियोजनाओं का शिलान्यास एवं 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवाओं से जोड़ने के लिए घर तक फाइबर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। शिलान्यास होने वाले योजनाओं में 3 महासेतु में गांधी सेतु, विक्रमशिला सेतु के समांतर और फुलोद का 4 लेन पुल शामिल है, जबकि 4 सड़कों में आरा से मोहनिया, रजौली से बख्तियारपुर, नरेंद्रपुर से पूर्णिया और कनौली रामनगर शामिल है। जी हां, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि आम लोगों के हक में काम हुआ है। देश में पशुओं को भी आधार नंबर देने का कार्य तेजी से चल रहा है। सरकार ने योजनाओं का विस्तार करते हुए भेड़, बकरी और गाय को भी पशु आधार नंबर देना शुरू कर दिया है, जिससे अब देश में 53.5 करोड़ पशुओं को 12 अंकों का आधार कार्ड मिलेगा। सरकार का कहना है कि इससे कई तरह के लाभ होंगे। पशुओं और रोगों की पहचान सुनिश्चित होगी। 53.5 करोड़ पशुओं का आधार नंबर बन जाने के बाद भारत के पास पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस होगा। इस डेटाबेस में पशुओं की नस्ल, दूध उत्पादन, कृत्रिम गर्भाधान, टीकाकरण और पोषण से जुड़ी जानकारियां होगी। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान बीमार चल रहे हैं और पिछले 3 हफ्ते से अस्पताल में भर्ती हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फोन पर चिराग पासवान से बात की है और रामविलास पासवान के स्वास्थ्य की जानकारी ली है। लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान ने ट्वीट करके ये जानकारी दी है। चिराग पासवान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिल से धन्यवाद। कल और आज कई बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पापा का हालचाल जानने के लिए फोन पर बात की है। पापा के इलाज में लगे डॉक्टरों से भी प्रधानमंत्री ने बात की है। इस घड़ी में प्रधानमंत्री जी का साथ में खड़े रहने के लिए हृदय से धन्यवाद। आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान काफी दिनों से बीमार चल रहे हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यात्री सेवा के लिए तैयार हो रहे दरभंगा एयरपोर्ट से 8 नवंबर से फ्लाइट सर्विस मिल जाएगी। जी हां, स्पाइस जेट ने यात्रियों के लिए ऑनलाइन टिकट विंडो खोल दिया है। दिल्ली, बेंगलुरु और मुंबई से अब दरभंगा के लिए टिकट की बुकिंग शुरू हो चुकी है। मिथिला के लोगों को बहुत दिनों से दरभंगा से फ्लाइट सर्विस शुरू होने का इंतजार था। आपको बता दें कि हाल ही में केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दरभंगा एयरपोर्ट का दौरा किया था। यहां उन्होंने टिकट बुकिंग जल्द शुरू करने की घोषणा की थी। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और बिहार सरकार के बीच हुए समझौते के तहत बिहार में दरभंगा और पुणे एयरपोर्ट को विकसित करने का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने फैसला लिया था। हालांकि ठेकेदार की लेट लतीफी के कारण दरभंगा एयरपोर्ट पर फ्लाइट सर्विस में लगातार देरी हो रही है। जी हां, आपको बता दें कि मिथिला के लोग टिकट बुकिंग कराकर अपनी खुशी का इजहार सोशल मीडिया के जरिए कर रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अक्सर जब अपनी उपलब्धियों का जिक्र करते हैं तो मदरसा शिक्षकों को लेकर बिहार सरकार के काम को जरूर गिनाते हैं। जी हां, जेडीयू की ओर से आयोजित वर्चुअल रैली में भी उन्होंने अपनी उपलब्धियां गिनाई थी और बताया था कि मदरसा शिक्षकों के लिए उन्होंने क्या क्या किया है। उन्होंने कहा था कि हमने इसे सम्मान दिया। मदरसा शिक्षक 150 रुपए में काम कर रहे थे, उनका वेतन हमने बढ़ाया, उन्हें सम्मानजनक वेतन देने की शुरुआत हमने की। लेकिन दूसरी तरफ मदरसा शिक्षक सीएम नीतीश कुमार की नीतियों से नाराज हैं और कल जेडीयू कार्यालय का घेराव किया। जी हां, जेडीयू कार्यालय का घेराव करने पहुंचे मदरसा शिक्षकों ने कहा है कि सरकार ने वादा किया था कि अगर सरकार बनी तो सभी को वेतन भुगतान करेंगे, लेकिन सरकार का वादा नहीं रहा। बिहार में चुनाव हो और लालू प्रसाद यादव का नाम ना आए, ऐसा कैसे हो सकता है। जी हां, कुछ दिन पहले ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने लालू प्रसाद पर आरोप लगाए थे कि जेल में रहकर वे फोन पर बात करते हैं, तो किसी ने इस बात पर गंभीरता से नहीं लिया था। मगर अब उनकी ही पार्टी के एक नेता ने ऐसे आरोप लगाए हैं। लालू प्रसाद की पार्टी राजद के एक नेता ने आरोप लगाया है कि लालू प्रसाद उनसे फोन पर बातचीत करते हैं और उनसे जानकारी लेते हैं कि चुनाव की तैयारियां कैसी है। इसके अलावा वे अन्य राजद के प्रत्याशियों से भी फोन पर बात करते हैं। ये बात आरजेडी नेता कमलेश शर्मा ने कही
रही है। कमलेश शर्मा हाल ही में जेडी छोड़कर आरजेडी में भर्ती हुए हैं और उन्हें लालू प्रसाद के बड़े बेटे तेज प्रताप ने सदस्यता दिलाई थी। इस साल जून महीने से बिहार का पूर्णिया जिला पूरे देश में चर्चा में है। जी हां, क्योंकि फिल्म अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत का मूल निवासी इसी जिले के एक गांव में है। जी हां, सुशांत के जाने के बाद पूरे बिहार में उनको न्याय दिलाने की मांग हो रही है। इस बार बिहार चुनाव में सुशांत को न्याय भी एक बड़ा मुद्दा माना जा रहा है। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत का गाँव मल्लडिहा पूर्णिया सदर विधानसभा क्षेत्र का हिस्सा नहीं है, लेकिन जिला मुख्यालय और शहरी इलाके होने के नाते इस सीट पर सुशांत मुद्दा बन सकती है। सांसद असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM और पूर्व सांसद देवेंद्र यादव की पार्टी समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के मिलकर UDSA बनाने के बाद बिहार विधानसभा चुनाव में तीसरे मोर्चे को लेकर संभावना बनने लगी है। हालांकि अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कोई अन्य दल इस गठबंधन में आ रहे हैं या फिर नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव में AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी की एंट्री के साथ ही उन्होंने कहा कि बिहार में विपक्ष अपना कर्तव्य नहीं निभा पा रहे हैं। इसके अलावा अन्य समान विचारधारा वाली पार्टियों के साथ आने का निमंत्रण देकर यह संकेत दे दिया है कि दोनों नेताओं की नजर तीसरे मोर्चे पर है। असदुद्दीन ओवैसी ने बताया कि बिहार चुनाव के लिए AIMIM और समाजवादी जनता दल डेमोक्रेटिक के बीच गठबंधन तय हुआ है। बिहार चुनाव में यादव और मुस्लिम आरजेडी वोट बैंक माना जाता है। इसके चलते ओवैसी की एंट्री से आरजेडी के पसीने छूटते दिखाई दे रहे हैं। किसानों से जुड़े 2 बिल के खिलाफ विपक्ष का प्रदर्शन जारी है। इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी अकाली दल विरोध में है, तो अब नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड समर्थन में आ गई है। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने नीतीश कुमार ने कृषि बिल को लेकर भी अपनी राय जाहिर की है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है कि राज्यसभा में जो हुआ है वह गलत हुआ है। यह विधेयक किसानों के हित में है। नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार में APMC एक्ट को हटाने के वक्त बिहार विधानमंडल में भी विपक्ष ने खूब हंगामा किया था। विपक्ष के लोग सदन छोड़कर भाग गए थे, लेकिन हम कानून लेकर आए हैं। बीजेपी जेडीयू के सहयोगी लोजपा के लिए नरम रुख रखने वाले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने आज बड़ा ऐलान कर दिया है। पप्पू यादव ने जो कहा है उससे साफ है कि वे चिराग पासवान से एक तरफा दोस्ती के लिए भी तैयार है। एक न्यूज चैनल से बातचीत करते हुए पप्पू यादव ने कहा कि चिराग पासवान अगर एनडीए से अलग होकर विधानसभा चुनाव लड़ते हैं तो उनके उम्मीदवार उनके खिलाफ चुनाव नहीं लड़ेगी। जाहिर है पप्पू यादव ने चिराग पासवान की तरफ दोस्ती का हाथ आगे बढ़ा दिया है और ये दोस्ती एक तरफा भी रही तो पप्पू यादव को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्होंने क्लियर कर दिया है कि अगर चिराग पासवान एनडीए से अलग हुए तो उनको बड़ी मदद मिलेगी। बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में खुद को सीएम उम्मीदवार घोषित कर चुकी प्लूरल्स पार्टी के संस्थापक पुष्पम प्रिया चौधरी इन दिनों काफी एक्टिव हो गई है। जी हां, और बिहार के सभी जिलों का दौरा कर रही है। इसी क्रम में वे सुपौल पहुंची, जहां विभिन्न क्षेत्रों का उन्होंने भ्रमण किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने पिपरा बाजार का भी भ्रमण किया। वहां कुछ देर बाद रुकने के बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ भ्रमण किया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि वो चुनाव लड़ेगी, सरकार बनाएगी और बड़ा बदलाव लाने का लक्ष्य है। उन्होंने ये भी कहा कि उनका एकमात्र मुद्दा रोजगार है, वे रोजगार को लेकर काम करेगी। उन्होंने कहा है कि जब तक हमारे यहाँ उद्योग के धंधे स्थापित नहीं होंगे रोजगार उपलब्ध नहीं होगा। लिहाजा जिसे अन्य मुद्दे चाहिए वे वैसे लोग अन्य पार्टी में जा सकते हैं। जिसे रोजगार चाहिए वे इस पार्टी में जुड़कर सरकार बनाने का काम करें, ताकि सरकार बनने के बाद उद्योग धंधे स्थापित करके रोजगार की संभावनाएं लाई जा सके। देश के सबसे बड़े बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपने करोड़ों खाता धारकों को फेक लोन ऑफर से बचकर रहने को कहा है। बैंक ने ट्वीट करके अपने खाता धारकों को सावधान रहने और फर्जी लोन ऑफर से बचने की सलाह दी है। बैंक ने ट्वीट करके जानकारी दी है कि कैसे एसबीआई के नाम पर फर्जी लोन ऑफर का लालच देकर लोगों के खातों में सेंधमारी करके उन्हें फंसाया जा रहा है। एसबीआई ने अपने ग्राहकों को फेक लोन ऑफर को लेकर अलर्ट जारी किया है। बैंक ने ट्वीट करके कहा है कि अगर आपको लोन चाहिए तो सीधे बैंक से संपर्क करें, किसी बिचौलिए के झांसे में आने से बचें। बैंक ने ट्वीट करके कहा कि एसबीआई के नाम से फर्जी लोन ऑफर का लालच देकर लोगों से ठगी के मामले सामने आए हैं। बैंक ने सफाई देते हुए कहा कि एसबीआई लोन फाइनेंस लिमिटेड और मुद्रा फाइनेंस लिमिटेड का उनसे कोई लेना देना नहीं है। एसबीआई ने कहा है कि फर्जी कंपनियों के जरिए लोगों की जमा पूंजी के साथ धोखाधड़ी की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में बनने जा रहे मस्जिद की बनावट परंपरागत रूप से बिल्कुल अलग और चौकोर आकार के हो सकते हैं। जी हां, इसका नाम किसी भी बादशाह या फिर राजा के नाम पर नहीं होगा। इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि धनीपुर गांव में 15,000 वर्ग फुट के क्षेत्र में चौकोर आकार की मस्जिद बनाई जाएगी। इस मस्जिद का आकार बाकी मस्जिदों की पूरी तरीके से अलग होगा। आर्किटेक्ट प्रोफेसर SM अख्तर के मुताबिक ये मस्जिद चौकोर आकार की होगी, जैसे कि
मक्का की काबा शरीफ है। जी हाँ, वहीं जब हुसैन से सवाल किया गया है कि क्या काबा शरीफ की तरह ही धन्नीपुर में बनने वाली मस्जिद में भी कोई गुंबद या मीनार नहीं होगी, तो उन्होंने कहा है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। उन्होंने बताया कि इसके लिए आर्किटेक्ट्स को खुली छूट दे दी गई है। पिछले कई दिनों से गर्मी के मार जल रहे बिहार के लोगों को बहुत जल्द इससे राहत मिलेगी। जी हां, भारतीय मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2 से 3 दिनों में राजधानी के कुछ इलाकों में तेज बारिश हो सकती है। तेज बारिश होने से राजधानी के लोगों को गर्मी से राहत मिलने के आसार हैं। भारतीय मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक आर.के. जनावनी ने कहा है कि बिहार और उत्तर प्रदेश में 23 सितंबर और 24 सितंबर को अच्छी बारिश होने की संभावना है। बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से आने वाले नमी भरी हवा के प्रभाव से राजधानी में भी हल्की बारिश होने की संभावना है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सरकार पर फिर से हमला बोला है। जी हां, तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया है कि मौजूदा सरकार ने बिहार के 7 करोड़ युवाओं का वर्तमान और भविष्य बर्बाद कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष ने ट्वीट करके कहा है कि सरकार बताए कि आखिर राज्य में युवाओं को नौकरी क्यों नहीं दी जा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालटेन लेकर दूसरे में दोष ढूंढकर मिट्टी में मिलने का वादा करने वाले दर्पण में चेहरे देखकर बताएं कि राज्य में 15 सालों में कितने उद्योग लगाए। अंत में उन्होंने लिखा है कि रोजगार नहीं तो सरकार नहीं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री को चुनौती देता हूं कि वे बिहार के ऐसे एक थाना या फिर ब्लॉक का नाम बताएं जो बिना सुशासन चलाए की जनता का कोई काम होता हो। बिहार में सत्तारूढ़ जदयू ने दावा किया है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में एनडीए 3/4 से अधिक सीट जीतकर एक बार फिर से सरकार बनाएगा। जदयू प्रवक्ता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि बिहार में नीतीश कुमार का पिछले 15 वर्षों का कार्यकाल बेमिसाल रहा है। एक सुदूर वित्तीय ढांचा, वित्तीय अनुशासन, जीडीपी की वृद्धि दर 2.5 में दर्ज करना, कई बार जीडीपी के मामले में देश में अव्वल रहना, राजस्व घाटे को कम करने के साथ ही बिहार की बदहाली तस्वीर का श्रेय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ही जाता है। जनता को गुमराह करने की कोशिश विपक्ष के नेता जितना भी कर ले, लेकिन एक बार फिर से 3/4 से ज्यादा सीटों पर एनडीए बड़ी जीत दर्ज करके फिर से सरकार बनाएगा। बिहार में सितंबर में योजनाओं की बारिश ने चुनावी वेतरने में लहरें पैदा कर दी है। जी हां, लॉकडाउन में सुस्त पड़ी राजनीतिक गतिविधियां अब कोसी और गंगा के कछारों पर उतरने लगी है। जी हां, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर रोज नई नई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन कर रहे हैं। इसी के साथ ही चुनाव दर चुनाव बिहार को घोषणाओं की सौगात देने वाले प्रधानमंत्री ने भी इस बार फिर से बिहार के लिए घोषणाओं वाला पिटारा खोल दिया है। जी हां, मिथिलांचल के 2 हिस्सों में बांटी कोसी नदी के ऊपर पुल बना दिया। रेल की पटरियों पर मिथिलांचल दौड़ने लगा। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री ने कोसी रेल महासेतु की सौगात बिहार को दी। 516 करोड़ की लागत से बने इस पुल ने मिथिलांचल के 2 हिस्सों को जोड़ दिया। 15 सितंबर को पीएम मोदी ने पटना के ब्योर और करमलीचक के सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का शिलान्यास किया। इसी दिन अमृत योजना का भी शिलान्यास किया। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 15 सितंबर को नमामि गंगे के तहत रिवर फ्रंट डेवलपमेंट स्कीम का भी ऐलान किया। 10 से 18 सितंबर तक बिहार में शिलान्यास और उद्घाटनों का उत्सवी माहौल रहा। भाजपा कार्यकर्ता लोगों को इसके फायदे समझाने में अभी से ही जुटे हुए हैं, लेकिन विपक्ष बार बार ये सवाल उठा रहा है कि प्रधानमंत्री ने बिहार के लिए जिस स्पेशल पैकेज का ऐलान किया था उसका क्या हुआ है। ट्रेन में कंफर्म टिकट लेने के लिए आप क्या करते हैं? महीने पहले टिकट बुक करते हैं या फिर कोई सोर्स लगाकर वेटिंग टिकट को कंफर्म कराने का जुगाड़ कर बैठते हैं। जी हां, फिर भी कोई गारंटी नहीं है कि आपका टिकट कंफर्म हो पाएगा या फिर नहीं, लेकिन अब वेटिंग टिकट का झंझट ही खत्म करने वाला है। जी हां, रेलवे ने आज से क्लोन ट्रेन चलाने की शुरुआत कर दी है, जिसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ कंफर्म टिकट ही मिलेगा। रेल मंत्रालय के मुताबिक कल यानी कि 21 सितंबर से क्लोन ट्रेन चलाने की शुरुआत कर चुकी है। पहले चरण में 20 पेयर ट्रेन यानी कि 40 ट्रेन चलाई गई है। भाजपा के केंद्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने कहा कि दरभंगा के बाद अब भागलपुर में ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनेगा। इसको लेकर वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मिल चुके हैं और बात कर चुके हैं। जल्द ही भागलपुर को यह सौगात मिल सकती है। शाहनवाज हुसैन ने कहा कि पुराने हवाई अड्डा से हवाई सेवा शुरू होने की संभावना नहीं है। जी हां, पहले भी जब हवाई सेवा शुरू करने का प्रयास किया गया था तो कुछ लोगों ने रुकावट डाला। आपको बता दूं कि पटना के बाद भागलपुर बिहार का नंबर 2 सिटी है, यानी कि दूसरे नंबर पर है। जी हां, रेलवे के क्षेत्र में भी विकास हो रहा है। बंगाल की खाड़ी से चलने वाली निम्न हवा के दबाव के कारण पटना समेत 21 जिलों में मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। 22 सितंबर यानी कि आज पटना समेत दक्षिण बिहार के 21 जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है। पटना में हवा की रफ्तार 4 किलोमीटर प्रति घंटा रही है, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है।
केंद्र की मोदी सरकार कृषि बिल को लोकसभा और राज्यसभा में पास करने में सफल रही है, लेकिन बहुत सी राजनीतिक पार्टियां इस बिल का विरोध कर रही है। जी हाँ, आज इसी विषय में जानने की कोशिश करेंगे कि कृषि बिल से क्या फायदा होने वाला है तथा इसका विरोध क्यों हो रहा है। सबसे पहले आपको कृषि बिल के फायदे के बारे में बताने जा रहे हैं। जी हाँ, किसान अब अपने उपज को देश में कहीं भी बेच सकता है इस बिल के माध्यम से। जी हाँ, उनके सामने ऑनलाइन के द्वारा भी अपना उपज बेचने का विकल्प उपलब्ध होगा। इससे उन्हें ज्यादा फायदा मिलेगा। जहां ज्यादा उत्पादन हुआ है उन क्षेत्र के किसान कमी वाले दूसरे प्रदेशों में अपनी कृषि उपज बेचकर बेहतर दाम प्राप्त कर सकेंगे। जी हाँ, किसान की खेती आधुनिक हो जाएगी। वो खेती को बिजनेस के तरह इस्तेमाल करके ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। चलिए आपको बता रहे हैं कि आखिर इस बिल का विरोध क्यों हो रहा है। जी हाँ, अगर कोई किसान अपनी उपज को पंजीकृत कृषि उपज मंडी समिति के बाहर बेचते हैं तो राज्य को राजस्व का नुकसान होगा। जी हाँ, यानी कि टैक्स नहीं दिया जाएगा। इसलिए बहुत सी राजनीतिक पार्टियां इसका विरोध कर रही है। अगर कोई किसान ऑनलाइन के द्वारा अपना उपज बेचता है तो इससे राज्य सरकार को लाभ प्राप्त नहीं होगा। इस बिल को आने से किसानों और विपक्षी दलों को ये डर है कि इससे न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP आधारित खरीद प्रणाली का अंत हो सकता है। यदि पूरा कृषि व्यापार मंडियों से बाहर चला जाता है तो कमीशन एजेंट बेहाल होंगे। इसलिए वो इसका विरोध कर रहे हैं, इस बिल का विरोध कर रहे हैं। बिहार में लगातार कोरोना टेस्ट की संख्या बढ़ती ही जा रही है। टेस्टिंग के मामले में बिहार ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। जी हाँ, 24 घंटे के अंदर 1,76,511 सैंपल की जांच हुई है। बाकी राज्यों में हुए एक दिन में सबसे अधिक रहा है। जी हाँ, इसके साथ ही बिहार कोरोना टेस्ट में बाकी राज्य के मुकाबले नंबर 1 हो गया है। जी हाँ, राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो 24 घंटे में कुल 12,06,806 सैंपलों की जाँच हुई है, जिसमें बिहार का हिस्सा 14% रहा है। जी हाँ, बिहार में 1,76,511 सैंपल की जांच में 1555 नए संक्रमित मरीज मिले हैं। बिहार में कोरोना का रिकवरी रेट भी बढ़ता ही जा रहा है। फिलहाल में अभी रिकवरी रेट 91.63% है। राज्यसभा में रविवार को कृषि बिलों पर चर्चा के दौरान जमकर बवाल हुआ है। इस बात से राज्यसभा के सभापति M वेंकैया नायडू नाराज दिखे। राज्यसभा में हंगामा करने वाले 8 सांसदों को M वेंकैया नायडू ने सस्पेंड कर दिया है। जी हाँ, सस्पेंड किए गए सांसदों में कांग्रेस के 3 सांसद हैं, तृणमूल कांग्रेस के 2, CPI-M के 2 और आम आदमी पार्टी के 1 सांसद शामिल है। M वेंकैया नायडू के इस फैसले के बाद भी राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। बिहार पुलिस ने 2200 से ज्यादा पदों पर भर्ती को लेकर वैकेंसी निकाली है। इसके लिए विज्ञापन भी जारी कर दिया गया है। जी हाँ, इच्छुक उम्मीदवार इस भर्ती प्रक्रिया का फायदा उठाएंगे और ऑनलाइन के द्वारा फटाफट आवेदन कर ले। जी हाँ, ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 24 सितंबर 2020 तक निर्धारित किया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक बिहार पुलिस ने सब इंस्पेक्टर के 2200 से ज्यादा पदों पर भर्ती निकाली है। आप जल्दी आवेदन करें। BPSSC ने इन पदों पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों की योग्यता ग्रेजुएट निर्धारित की है। बिहार पुलिस के इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 20 और अधिकतम आयु सीमा 37 वर्ष निर्धारित की गई है। इच्छुक उम्मीदवार BPSSC की वेबसाइट bpssc.bis.nic.in पर जाकर ऑनलाइन के द्वारा आवेदन कर सकते हैं। बिहार में कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। जी हाँ, इसको लेकर अब बिहार परिवहन विभाग ने भी कड़ा फैसला लिया है तथा सभी जिला के अधिकारियों के लिए आदेश जारी कर दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक अगर कोई प्राइवेट या फिर सरकारी गाड़ी चालक बिना मास्क के गाड़ी चलाता है तो उसकी गाड़ी जब्त कर ली जाएगी। साथ ही साथ उन पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। विभागीय सचिव संजय कुमार अग्रवाल के अनुसार ये अभियान आने वाले दिनों में जारी रहेगा। जी हाँ, ताकि राज्य में लोग मास्क को अनिवार्य समझकर लगाएं। आपको बता दें कि परिवहन सचिव ने सभी जिला परिवहन पदाधिकारियों को कहा है कि चालक से लेकर मालिक या फिर यात्री तक को मास्क लगाना सुनिश्चित कराएं। अगर कोई बात नहीं मानता है तो उन पर तुरंत कार्रवाई करें, क्योंकि कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए सार्वजनिक वाहनों पर सफर के दौरान फेस मास्क लगाना अनिवार्य किया गया है। देश में कोरोना का संक्रमण थमने का नाम नहीं ले रहा है। केंद्र और राज्य सरकारों की तमाम कोशिशों के बाद भी हर दिन पॉजिटिव केस बढ़ते ही जा रहे हैं। हर दिन आने वाले दिनों में नए केसों की संख्या अब इतनी ज्यादा हो चुकी है कि लोग फिर से सख्त लॉकडाउन की वकालत भी करने लगे हैं, यानी कि फिर से लोग मांग करने लगे हैं लॉकडाउन लगाने के लिए। इसी बीच कोरोना वैक्सीन पर भी तेजी से काम चल रहा है ताकि जल्द से जल्द लोगों को इस महामारी से छुटकारा दिलाया जा सके। वैक्सीन से जुड़ी एक ताजा जानकारी के मुताबिक पुणे के सस्सून जनरल अस्पताल में कोरोना वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल का तीसरा फेज कल से शुरू हो गया है। जी हाँ, अस्पताल के डॉक्टर मुरलीधर मोहोल ने पुणे में ये जानकारी शेयर की है। उन्होंने बताया कि वैक्सीन के ह्यूमन ट्रायल के दोनों चरणों के परीक्षण सफल रहे हैं और तीसरा परीक्षण कल से शुरू भी हो गया है।
राजधानी पटना में राज्य के हर जिले से आए शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री कृष्ण नंदन वर्मा के आवास का घेराव किया। अपनी मांगों के आलोक में शिक्षक शिक्षा मंत्री के आवास के आगे प्रदर्शन करते नजर आए। आंदोलनकारी शिक्षकों की मांग शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य अनुदेशक बहाली प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू कराने को लेकर है। शिक्षकों ने बताया कि वह शारीरिक शिक्षक अनुदेशक हैं। एसटीईटी की परीक्षा में उन्हें सफलता हासिल हुई थी, लेकिन आज तक उनकी बहाली की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। शिक्षकों ने कहा है कि 2011 के बाद बहाली प्रक्रिया पूरी तरीके से बंद हो गई है। उनकी मांग है कि जल्द से जल्द बहाली प्रक्रिया शुरू की जाए। शिक्षकों ने कहा है कि उनकी मांगों के आलोक में जब तक कैबिनेट का लेटर नहीं निकल जाता तब तक वे शिक्षा मंत्री के आवास के बाहर ही डटे रहेंगे और शांतिपूर्ण तरीके से शिक्षा मंत्री के सामने अपनी मांगों को रखेंगे। बिहार के किसान जल्द ही पोषक तत्वों से भरपूर गेहूं और अन्य अनाज अपने खेतों में उपजाएंगे। जी हां, राज्य कृषि विभाग की पहल से कुपोषण की समस्या से निपटने और उच्च पोषण मूल्य की फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए पटना के बाहरी इलाकों में स्थिर कुकड़ी बिघा गांव में लगभग 1800 किसान आगामी रबी सीजन में बायोफर्टिफाइड गेहूं की खेती शुरू करेंगे। इसके सामुदायिक खेती के लिए औपचारिकता जल्द ही पूरी होगी। किसानों को खेती करने के लिए और फसल तैयार करने के लिए अन्य कृषि इनपुट जैसे जैविक खाद और यांत्रिक उपकरणों के साथ ही बीज भी मुफ्त में मिलेगा। पटना के 84 केंद्र पर 42,292 अभ्यर्थी सीटीईटी बीएड 2020 परीक्षा देंगे। जी हां, आज होने वाली परीक्षा के लिए प्रशासनिक तैयारी पूरी कर ली गई है। परीक्षा केंद्र पर मास्क पहनकर जाने पर ही प्रवेश मिलेगा। साथ ही सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। यह परीक्षा पटना समेत राज्य के 10 शहरों में आयोजित की जाएगी। बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र जनता की राय के बाद ही बनेगा। उन्होंने इसके लिए एक फोन नंबर भी जारी किया है। संजय जायसवाल ने कहा है कि हमने निर्णय लिया है कि बिहार के अगले 5 वर्ष कैसे हो, इसका निर्णय खुद बिहार की जनता ही करे। हम लोग विभिन्न स्थानों पर जाकर लोगों से राय लेंगे। जनता के सुझाव के जरिए नया घोषणा पत्र बनेगा। जनता 633-5717-1717 पर अपनी राय दे सकती है। वही बिहार के कृषि मंत्री और बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने कहा है कि हम लोग जल्द ही घोषणा पत्र जारी करेंगे। बीजेपी अपने घोषणा पत्र में जन भागीदारी चाहती है। इसके लिए हम आम लोगों से सुझाव ले रहे हैं। हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है जो आपको बताए हैं। जहां इस नंबर पर मिस कॉल करने के बाद आपको फोन आएगा, फिर आपसे घोषणा पत्र के लिए सुझाव मांगा जाएगा। मैसेज में घोषणा पत्र के सुझाव के लिए फॉर्म आएगा, इसे भरकर आप इसे भेज सकते हैं। बिहार के भविष्य को लेकर चिंता कर रहे हैं तेजस्वी यादव लगातार नीतीश सरकार पर हमलावर हैं। जी हां, नीतीश के साथ ही साथ भाजपा से भी तेजस्वी को कम शिकायत नहीं है, क्योंकि मौजूदा सरकार के खिलाफ में तेजस्वी यादव ने मोर्चा खोल दिया है। बिहार के मजदूर किसान बेरोजगार युवक की तरफ से उन्होंने कमान संभाली है और उनके हित को लेकर लगातार सरकार पर प्रहार जारी है। जी हां, विपक्ष पार्टी के होने के नाते सरकार को घेराबंदी करने में तेजस्वी कभी पीछे नहीं हटते हैं और न ही कोई मौका वे गंवाते हैं। एक बार फिर से बिहार में राजद को लाने के लिए उनका मुहिम जोरों पर है। तेजस्वी यादव ने ट्वीट करके कहा है कि बीजेपी और नीतीश सरकार बिहार के लिए खरपतवार साबित हुआ है, यानी कि खरपतवार बन चुकी है। तेजस्वी यादव ने बिहार के जनता से नीतीश सरकार को हटाए जाने की अपील की है और कहा है कि बिहार के खुशहाली बेहतरी के लिए इस खरपतवार को उखाड़ना होगा, तभी बिहार में फलदायक किसानी, उद्यमी और रोजगार के अच्छे फसल लहलहाएगी। शिक्षा ही राष्ट्र का निर्माण होता है, मगर इस मामले में बिहार और उत्तर प्रदेश की हालात खस्ता है। दरअसल यहाँ राष्ट्र निर्माताओं की कमी को भरने के लिए भर्तियां अटकी पड़ी है, जिस वजह से शिक्षकों की कमी बरकरार है। जहां इस मामले में बिहार ने टॉप किया है तो वहीं उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है। आपको बता दें कि एक प्रश्न द्वारा पूछे गए सरकारी स्कूलों में शिक्षक का स्तर प्रश्न में ये जानकारी प्राप्त हुई है। जी हाँ, जिसके अनुसार बिहार में 2,75,000 से ज्यादा खाली पद है, तो यूपी में 2 लाख से ज्यादा पदों पर बहाली ही नहीं हुई है। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय बिहार, जय जवान, जय किसान, जय भारत।